दोस्तों, मैं शुरू कर रहा हूँ कि आज के विषय में जिसमें मुझे हुक्म किया गया है आपको आपके साथ बातचीत करें। तो फेसबुक से मैं ख़ास वाकिफ़ नहीं हूँ, इसलिए कुछ आपसे बात करने में कुछ दिक्कत पड़ सकती है। तो अगर होगा तो माफ़ कर लीजिएगा, क्योंकि मैं अब जैसे कहा, फेसबुक मेरा चर्चा के बाहर है। तो शुरू करते हैं इस विषय से कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का आज ख़त्म होने का 80 साल हो गया है। इसीलिए हम जब कहते हैं कि विक्ट्री ओवर फैशिज़्म, जो जीत फैशिज़्म पर हासिल हुई थी, वो आज क्यों मना रहे हैं हम, जबकि और मुल्क बहुत जगहों पे वो 8 तारीख को मनाई जाती है, 9 तारीख को नहीं। तो सीधी सी बात है, क्योंकि उस वक्त सोवियत यूनियन, सोवियत रूस सबसे अहम भूमिका ली थी उस लड़ाई में। मैं उसके बारे में बाद में विस्तार में बताऊंगा। और जर्मनी में जो उनका कैपिटल बर्लिन का पतन जो हुआ था, सोवियत ट्रूप्स ने किया था। तो उन्होंने जिस वक्त पे ये डिफीट जो हुआ, आत्मसमर्पण जो हुआ, उसकी टाइमिंग मॉस्को में 12 बजे रात की बात थी। तो इसीलिए उनके तारीख में ये 9 तारीख है, और दूसरे जगहों पे जो उनकी इतना ईस्ट पार्ट में नहीं है जो, तो वो पहले मनाते हैं, 8 तारीख को मनाते हैं। और वो भी एक विभाजित इशू बन गया कि किसने जर्मनी को हराया था। और ये एक इसीलिए विवादास्पद हो गया है क्योंकि कुछ मुल्क इसको भूलना चाहते हैं कि फैशिज्म के खिलाफ मुख्य भूमिका किसकी थी। इतिहास को हम इसीलिए याद करते हैं कि उससे हमें सबक लेना चाहिए, कैसे क्या आज के तारीख में भी हमारे सामने चुनौतियां क्या है और हमको उससे कैसे निपटना पड़ेगा, कैसे उससे लड़ना पड़ेगा। तो इन चीज़ों के बारे में मैं थोड़ा सा इतिहास बताना चाहूँगा कि 1945 में जब जर्मनी की हार हुई, उसके तुरंत बाद एक पोल हुआ था फ्रांस में। जैसे हमारे आज भी बहुत सारे पोल्स होते हैं, ओपिनियन पोल्स। तो उस पर पूछा गया था किसने सबसे अहम भूमिका पालन किया इस जर्मनी की इस शिकस्त जो हुआ है उसमें। तो उस पर 50% से ज़्यादा फ्रांस के लोग, उन्होंने बताया था कि जर्मनी का हार में सबसे बड़ा जो हिस्सा या सबसे बड़ा जो रोल था वो सोवियत यूनियन का था, 50% से ज़्यादा। और 20-25% ने कहा कि अमेरिका का था, कुछ लोगों ने कहा कि फ्रांस का था, क्योंकि फ्रांस में पोल हो रहा था। हालांकि फ्रांस बहुत पहले ही हथियार गिर दिए थे। कुछ लोगों ने कहा इंग्लैंड का है, पर 50% से ज़्यादा कहा कि रूस का मुख्य भूमिका रहा। वही पोल किसी ने अक्लमंदी की, किसी ने 50 साल बाद किया, 45 साल बाद फिर पेरिस में किया कि किसका भूमिका सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सबसे ज़्यादा था जर्मनी को हराने में। तब जो पोल हुआ वो बिल्कुल अलग निकला। उसमें कहा कि 50% लोगों ने कहा, 45-50% लोगों ने कहा कि अमेरिका के सबसे बड़ा हाथ है, इसके बाद इंग्लैंड और सोवियत यूनियन की हाथ है, पर सबसे बड़ा हिस्सा अमेरिका का है। तो क्यों ये बदलाव जो है कैसे होता है, यूँ भी हमें समझने की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें प्रोपेगेंडा जो है वो कैसे क्या रोल प्ले करता है उसको देखनी चाहिए। और उसके बाद भी पोल हुए हैं, करीब करीब वही फिगर आता है कि अमेरिका सबसे बड़ा हिस्सा प्ले किया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी को हराने में। हकीकत अगर देखें तो उसमें कितने लोगों ने जान दी, कितने लोगों ने, कितनी उनकी वेपन्स जो थी, किस पे कितना खर्चा हुआ,
टैंक्स किसकी थी वहाँ पर, क्योंकि ज़मीनी लड़ाई थी। उस वक्त हवाई जहाज़ की बमबारी होता था, पर युद्ध में खास फर्क नहीं पड़ता था। ये सभी का मानना है कि उस वक्त की लड़ाई में सिर्फ आपकी जो आइलैंड्स के ऊपर जो लड़ाई चल रही थी पैसिफिक ओशन में, वहाँ पर हवाई जहाज़ का कुछ था, फ़ायदा था, क्योंकि वहाँ पर लैंडिंग करना है रात में तो कुछ फ़ायदा हो सकता है। पर ज़्यादातर जो लड़ाई है ख़ास तौर से यूरोप में जो हुआ था वो ज़मीनी लड़ाई था, और उसमें लोगों की और हथियारों का भूमिका था। पर उसमें हवाई जहाज़ का बमबारी का जो भूमिका है, उन्होंने बाद में देखा कि जर्मनी को एकदम क्या कहते हैं विध्वस्त करने के बाद बमबारी से ना ही उसका उत्पादन में कमी आई, हथियार के उत्पादन चलता रहा, और लड़ाई में भी इसका कोई खास फ़ायदा नहीं हुआ। लोग मरे, बहुत सारे लोग मरे, पर लड़ाई में इसका कोई खास फ़ायदा नहीं हुआ। उस वक्त भी जो लड़ाई थी वो मूलतः ज़मीनी लड़ाई थी, और सबसे ज़्यादा लोग जो मरे हैं बमबारी से नहीं, लोग मरे हैं जो युद्ध के दौरान जो गोलीबारी हुई है। आपके भूखमरी से बहुत सारे लोग मरे, क्योंकि उनको खेती करने से रोक दिया जर्मन्स ने, तो बड़े पैमाने पे भूखमरी से मरे। और हिंदुस्तान में आप जानते हैं उस वक्त चर्चिल ने डिसाइड किया था, तय कर लिया था कि जितने चावल है उसको रखना है सोल्जर्स के लिए जो साउथ ईस्ट एशिया में लड़ाई कर रहे हैं। और इसीलिए बंगाल में भूखमरी में चावल होने के बावजूद गोदाम में बंद थे ब्रिटिश की, और उसमें करीब 3 मिलियन 30 लाख लोग कम से कम मरे उस भूखमरी में। तो ये जो फिगर्स हैं, आंकड़े हैं, ये भी हमें जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि भूखमरी में यूरोप में भी बहुत सारे लोग मरे थे। तो ये सब देखते हुए जो तस्वीर निकल के आता है, सिर्फ अगर युद्ध की बात करें, लड़ाई की बात करें, तो मुख्य भूमिका हर चीज़ में रूस और जर्मनी का टक्कर था। और रूस जो उत्पादन में, हथियारों के उत्पादन हो, गोला बारूद की उत्पादन हो, रूस लगातार आगे बढ़ा उस जंग के दौरान, और जर्मनी उससे कंपेयर नहीं, अपने आप को उस कंपटीशन में आगे नहीं पहुंचा पाए। हालांकि जर्मनी जब शुरुआत थी, जर्मनी का उत्पादन रूस से ज़्यादा था, इंडस्ट्रियलाइज था काफ़ी, और रूस उस वक्त उसका इंडस्ट्रियलाइजेशन उससे काफ़ी पीछे था। मैं उसकी जिक्र करूँगा कुछ मिनट के बाद ही। तो ये जो तस्वीर है, लोगों को खास मालूम नहीं है कि सिर्फ लोग नहीं मरे, पर उत्पादन में भी रूस जर्मनी के आगे थे। और जो कहते हैं कि अमेरिका से गोला बारूद आया था, हाँ बिल्कुल आया था, ये भी सही है, ऐसा नहीं है कि नहीं आया था, पर ज़्यादातर जो आया था कुछ ऐसी चीज़ें जिसकी वहाँ पर मिनरल्स के तौर पे रूस को आसानी से हासिल नहीं हो रहा था। एल्युमिनियम था उसके उत्पादन, इस तरह के कुछ चीज़ों की अमेरिका से ज़रूर आया था, गोला बारूद भी आया था, पर ज़्यादातर उत्पादन जो है रूस का अपना उत्पादन था। ये आंकड़े आज सभी मानते हैं, मैं ऐसा कोई चीज़ नहीं बता रहा हूँ कि विवादास्पद है। इसकी आप गूगल में भी डाल के विकिपीडिया भी देख लीजिए, और जो कि सीरियस इतिहासकार है जिन्होंने इस पर शोध किया है, उनकी आंकड़े साफ है इस बात पे कि उत्पादन सिर्फ लड़ाई में नहीं, उत्पादन में भी रूस जर्मनी के आगे पहुंच गया। ये एक थोड़ी सी आश्चर्यजनक बात इसीलिए है कि जंग जब शुरू हुआ था, उसको पहले के हिसाब भी अगर देखें तो रूस पिछड़ा हुआ मुल्क उस वक्त माना जाता था। 1917 में, 1917 में जब क्रांति हुई थी, तो रूस काफ़ी पीछे था। जो इंडस्ट्रियलाइज देश थे, इंग्लैंड था, फ्रांस था, जर्मनी था, अमेरिका इंडस्ट्रियलाइजेशन में काफ़ी आगे जा रहा था, रूस इससे पीछे थे। तो उस वक्त एक हिसाब से एक फ्यूडल ढांचे के बीच में से रूस गुजर रहे थे, और इंडस्ट्रियल उत्पादन जो है फैक्ट्री के तौर पे
उसकी प्रैक्टिस तो दूर की बात है, फैक्ट्रियाँ भी रूस में ज़्यादा नहीं थी। तो रूस को दो चीज़ करना पड़ा क्रांति के बाद। उनको ये मालूम था कि लड़ाई पूंजीवाद साम्राज्यवाद से लड़ाई करनी पड़ेगी, और उस लड़ाई में अगर हम हथियार नहीं बनाए, हमारे टैंक्स, जहाज, हवाई जहाज ये अगर नहीं बनाए, तो अगला युद्ध हम लड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि अगला युद्ध हथियार और हवाई जहाज और जहाज़ों की लड़ाई होगी। उत्पादन के बिना इस लड़ाई को लड़ा नहीं जा सकता। तो बहुत सारे लोग बहुत क्रिटिसिज्म करते हैं रूस ने इंडस्ट्रियलाइजेशन के पहले जो लैंड रिफॉर्म्स किया, उसमें बहुत लोग मरे और बहुत वो क्रश किया ऐसे लोगों को जो दुश्मन नहीं थे। हकीकत है ये भी, पर रूस के सामने ये चैलेंज पहले से ही था कि दूसरा जंग होने जा रहा है। उस जंग में अगर हम इंडस्ट्री को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, तो हम हथियार नहीं बना पाएंगे, तो हम इस लड़ाई को लड़ नहीं पाएंगे। तो हथियार बनाना एक बहुत बड़ा उनके लिए चैलेंज था, क्योंकि मैंने जो कहा उस वक्त फैक्ट्री का कल्चर, वर्कर्स, स्किल वर्कर्स जिसका काबिलियत है फैक्ट्री में काम करने का, वो नहीं था। तो सिर्फ फैक्ट्री की स्थापना ही नहीं करना था, मशीन ही नहीं खरीदना था, ये बनाना था, उसके साथ साथ ऐसे वर्कर पैदा करना था जो कि उस उत्पादन को चला पाए, इन मशीन्स को चला पाए, और उसके साथ साथ इसको आगे ऐसे बढ़ाना था ताकि अगले लड़ाई में दूसरों को टक्कर ले सकते। बहुत बड़ा चैलेंज था, मामूली चैलेंज नहीं था। और जो लोग इन चीज़ों पे शोध अब कर रहे हैं, वो खुद मानते हैं कि ये इस चैलेंज में, ये चैलेंज सबके लिए था, सिर्फ रूस के लिए नहीं था। रूस और भी पिछड़ा था, जर्मनी के लिए भी चैलेंज था, इंग्लैंड के लिए भी चैलेंज था, अमेरिका के लिए भी चैलेंज था। अमेरिका तो खैर दूर में था, पर जो मुल्क जंग कर रहे हैं, जहाँ पर जंग चल रहा है, बमबारी चल रही है, वहाँ पर उत्पादन बढ़ाना, फैक्ट्रियों में इस कल्चर को पैदा करना सिर्फ नहीं, उत्पादन को लगातार बनाना, ये चैलेंज था। तो इसीलिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर को कुछ हिस्टोरियंस ने ये बोला है कि वॉर ऑफ फैक्ट्रीज, ये सिर्फ लोगों की लड़ाई नहीं थी, सोल्जर्स की लड़ाई नहीं थी, ये फैक्ट्रियों की भी लड़ाई थी कि फैक्ट्री में उत्पादन क्या होगा और किस रफ्तार से होगा। तो ये जो चीज़ें हैं, तो इसके लिए रूस में न कि नए हथियार बनाना सीखना पड़ा, पर उसके साथ साथ नया औजारों को कैसे बनाना है, कैसे इस्तेमाल करना है, और उसके साथ साथ वर्कर्स की कल्चर बदलना, ताकि मास प्रोडक्शन स्केल के कर पाएँ कि जर्मनी जो बहुत आगे थे तब तक, उसके साथ रूस लगातार उत्पादन की लड़ाई भी कर पाए। तो आज के तारीख पे इतिहासकारों को मानना है कि जर्मनी इस उत्पादन की लड़ाई में रूस से हार गया था इसीलिए कि उनके अंदर वो चीज़ नहीं आ पाई जो रूस में आया था। स्टैंडर्डाइज कैसे करें, डिज़ाइंस कम रखें पर उत्पादन का संख्या बढ़ाएं, और उसके साथ साथ जो उनकी ज़रूरत है, जो सोल्जर्स की ज़रूरत है, उसको कैसे पूरा करें। तो ये एक फैक्ट्रियों की लड़ाई का मतलब है कि कौन कितना उत्पादन कर रहा था और उस उत्पादन का क्वालिटी क्या था। ये सोचिए, रूस में एरोनॉटिक्स की फैक्ट्री नहीं थी, हवाई जहाज़ बनाने की काबिलियत नहीं थी पहले। ये 1920s में उन्होंने हवाई जहाज़ बनाना शुरू किया, और सिर्फ बनाया ही नहीं, पर जर्मनी से लगातार उनकी उत्पादन हवाई जहाज़ों जर्मनी से आगे रहा।
तो ये जो चीज़ें हैं, ये ज़रूर है कि उसमें वो काफ़ी लकड़ी और क्या कहेंगे, कागज़ की तो नहीं पर कपड़ों से बनाया था बहुत सारे चीज़। जो विंग्स बनते हैं उसको इस तरह से भी बनाया था, पर उनके अंदर लड़ाई करने में इसमें कोई कमी नहीं थी। वही एयरक्राफ्ट बड़े बड़े जो जुझारू जर्मन एयरफोर्स थे उसके साथ मुकाबला किया और लगातार उनके साथ संघर्ष जारी रखा, ताकि रूस को कभी भी हवाई जहाज़ में उनके जर्मन को डोमिनेट करने नहीं दिया। आसमान पे डोमिनेंस रूस के ऊपर उनकी हवाई जहाज़ का लगातार थी, और जर्मनी की लगातार कोशिश के बावजूद रूस की एयरफोर्स जर्मनी से बड़ा रहा और लगातार वो उत्पादन जारी रखा। हवाई जहाज़ गिरते थे तो नए हवाई जहाज़ बनते थे, और उस रफ्तार में वो जर्मनी को पीछे कर दिया। यही चीज़ आर्टिलरी में जो गन्स होते हैं, बड़े बड़े जो गन्स हैं, जैसे हमारा बोफोर्स है, तो उस तरह के गन्स में भी रूस जर्मनी से लगातार सिर्फ टक्कर नहीं लिया था, पर उससे आगे रहा। आंकड़े मैं आपको सामने यहाँ नहीं दे रहा हूँ, बाद में शायद आपको जिनकी ज़रूरत होगा उनको भेज देंगे, पर ये विकिपीडिया देख सकते हैं, वहाँ भी आपको मिल जाएगा। तो वो आपको वहाँ पर मिलेगा कि उत्पादन के लड़ाई में रूस सिर्फ आगे नहीं पहुँचा था, पर ये अपना क्या कहेंगे उसका एज जो आगे था, वही एज आखिरी लड़ाई तक वो जारी रखा। तो यह चीज़ अगर समझना है तो इसके साथ साथ और एक चीज़ जोड़नी पड़ेगी जो शायद लोगों को इतना मालूम नहीं है। रूस के सबसे बड़ा इंडस्ट्रियलाइज्ड इलाके जो थे वो थे उसकी जर्मनी की तरफ, वेस्ट जो कहते हैं, वेस्ट में थे। यूरोप का जो रूस का जो यूरोपियन हिस्सा है उस पे थे, जहाँ पर अब यूक्रेन है, वो भी उस वक्त सबसे इंडस्ट्रियलाइज्ड हिस्सा माना जाता था रूस का, और यही हिस्सा जर्मनी ने ऑक्युपाई कर लिया था। तो पूरा उनका इंजीनियरिंग इंडस्ट्री को रूस ने जब देखा कि जर्मनी आगे बढ़ रहा है, तो पूरे फैक्ट्रियों को डिसमेंटल करके 1000-2000 मील ले जाके फिर उसकी पुनर्स्थापना की, यूरल पहाड़ जो है उसके पीछे। तो 1 से 2000 किलोमीटर्स माइल्स वो फैक्ट्रियों को हटाया था, वर्कर्स को वहाँ फिर स्थापना किया था, इंजीनियर्स को वहाँ ले गया था, और उससे उन नए फैक्ट्रियों से उत्पादन सिर्फ जारी ही नहीं रखा, बल्कि उसकी जो फैक्ट्री पहले थी जहाँ से उन्हें हटाया था, उन फैक्ट्रियों से भी ज़्यादा उत्पादन करता रहा। तो ये एक बहुत बड़ा अचरज का बात सभी के लिए है कि कैसे रूस ने यह चीज़ कर पाया कि फैक्ट्रियों को न कि सिर्फ हटाना, पर हटाने के साथ साथ पुनर्स्थापना ऐसे जगह पे करना जहाँ पर इस तरह के वर्कर मौजूद नहीं थे, जो यूक्रेन जो इलाका है और भी रूस के इलाके हैं जहाँ पर काफ़ी इंडस्ट्रीज़ पहले थे, पर वही वर्कर वही इंजीनियर वो फैक्ट्रीज़ के साथ साथ गए, नए फैक्ट्रीज़ को चलाना और उससे कैसे वही उत्पादन दे सकते हैं, वो लगातार इसी प्रयास पे रहे। और अगर आप देखें तो देखेंगे कि 41 के बाद जब जो जर्मनी ने रूस पे हमला किया, उसके करीब करीब 1-2-1,500 मील वो पीछे हट गए, वहाँ से मॉस्को तक आ गए थे, तब ये पूरा इंडस्ट्री को कैसे रूस ने दूसरे जगहों पे लेके वहाँ से उत्पादन करके और जंग में कोई कमी नहीं आने दिया। ये इसीलिए हो पाया कि वहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी वर्कर्स में थी, और वर्कर्स को लगा कि हमारी लड़ाई है सिर्फ नेशनलिज्म की नहीं पर सोशलिज्म के लिए हम लड़ रहे हैं। तो एक दो जो मुख्य चीज़ मुझे बताना था कि लड़ाई में रूस लगातार अपना
ताकत बनाए रखा। इतने सारे क्या कहेंगे परेशानियों के सिर्फ नहीं, पर पराजय जो उनको कई जंगों में मिला था, जिसके वजह से उनको 1 से 2000 किलोमीटर उनको पीछे जाना पड़ा, इसके बावजूद भी उनका उत्पादन नहीं घटा और इस फैक्ट्री की लड़ाई में वो आगे थे। तो इसीलिए रूस की संघर्ष की जब बात करते हैं, उनकी सोल्जर्स की नहीं, पर उनकी फैक्ट्री वर्कर्स और उनके किसान जो कि पैदावार जारी रखा, उत्पादन जारी रखा। ज़रूर है कि भूखमरी हुई थी रूस में, उसमें 8 से 9 मिलियन लोग मरे थे भूखमरी में, क्योंकि जो सबसे फर्टाइल जगह थे, सबसे जहाँ पर पैदावार सबसे ज़्यादा था, उन जगहों से उनको हटना पड़ा। वो भी यूक्रेन के पार्टी है, तो इन जगहों से हटना पड़ा और उनको मॉस्को से लेकर लेनिनग्राड तक वो पीछे हट गए थे। मैं बहुत ज़्यादा जंग के बारे में नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो आप पढ़ सकते हैं, पर ये चीज़ें बताना चाहूँगा कि इस जंग के साथ ये जो चीज़ें जुड़ी हुई है कि ये लड़ाई सिर्फ लोगों की नहीं थी, पर हथियारों की नहीं थी, पर हथियार बनाने की लड़ाई भी थी। और रूस का जो सबसे बड़ा मैं कहूँगा श्रेय ये है कि नया उत्पादन शुरू किया था, इंडस्ट्रियलाइजेशन रूस के लिए नया था। इसके पहला एक खेती बहुल समाज था, ज़्यादा 90% लोग खेती करते थे। उससे एक इंडस्ट्रीज पैदा करना बहुत बड़ा चैलेंज था। उसके साथ साथ उस इंडस्ट्री में उत्पादन बढ़ाना, मॉडर्न तरीके से उत्पादन करना, उत्पादन बढ़ाना, नए हथियार जो उन्होंने बनाए नहीं था उसको बनाना, हवाई जहाज बनाना, नेवी भी बनाना, ये सब करने के साथ साथ जो है पूरा लड़ाई सिर्फ उत्पादन की नहीं, उन फैक्ट्रियों को 1 से 2000 मील पीछे करके वहाँ पर ले गए, वहाँ से उत्पादन जारी रखना ताकि उत्पादन में कोई कमी ना आए। ये मेरे ख्याल से हमारे इतिहास में किसी और मुल्क ने अभी तक ये नहीं किया। तो एक बहुत बड़ा मैं कहूँगा अहम भूमिका इसीलिए समाजवाद का है कि उस समाज के लिए लोग सिर्फ ये नहीं कि मातृभूमि के लिए लड़ रहे हैं, उसमें जर्मन नेशनलिज्म भी थी, फ्रेंच नेशनलिज्म था, इंग्लिश नेशनलिज्म था, जो भी कहे था। पर सोवियत यूनियन के जो ये लड़ाई थी, इसमें ख़ास बात यह है कि मज़दूरों को सिर्फ ऑर्गेनाइज नहीं करना, मज़दूर कैसे बने, ये शिक्षा भी इसी क्रांति के बाद शुरू हुआ था। क्योंकि मास इंडस्ट्रियलाइजेशन जो स्टालिन बहुत ज़बरदस्ती लोग कहते किया था, इसके पीछे ही था। उनको मालूम था कि जंग होने वाला है और जंग, जर्मनी हमारा दुश्मन है, तो ये लड़ाई में अगर हम उत्पादन करने की क्षमता नहीं रखेंगे तो हम उस लड़ाई में हार जाएंगे। और उत्पादन करने के क्षमता के मतलब मॉडर्न फैक्ट्रीज कैसे रूस में बनाए जो पहले नहीं थी, उसके कल्चर, उसके उत्पादन करने का मशीन से कैसे मशीन बनाए उसकी चर्चा, ये सब जो है हमें कैसे करनी है। जंग के जो कहते आसमान में बादल तो दिख रहा था, कैसे करें। तो ये जो चैलेंज था, इस पे सही बात है कि सोवियत यूनियन में स्टालिन ने बहुत ज़बरदस्ती की, ये भी सही है, क्योंकि उनको मालूम था कि ज़बरदस्ती नहीं करेंगे तो हम तैयार नहीं हो पाएंगे अगले आने वाले वक्त के लिए। और उनका जो हिसाब था सही निकला, क्योंकि अगर आंकड़े देखेंगे, आंकड़े अगर ये बताते हैं कि लड़ाई में सबसे ज़्यादा जो सोल्जर्स मरे वो सोवियत यूनियन के थे। मामूली नहीं, ऐसा नहीं कि 10-20 की फ़र्क है, 50% से ज़्यादा लोग सोवियत यूनियन के मरे। उसमें लड़ाई में जो हिस्से लिए थे
सबसे ज़्यादा सोवियत यूनियन के लोग ही लिए थे, उनकी आर्मी भी ली, उनके आर्मी ही सबसे बड़ा था, सबसे ज़्यादा जंग वही किया था। अगर देखें पूरी लड़ाई में भी, दूसरी विश्व युद्ध में 50% से ज़्यादा लोग सोवियत यूनियन के मरे थे, और सब देशों के मुकाबले में उनके लोग सिर्फ ज़्यादा नहीं थे पर 50% के लगभग वही थे। तो ये जो है बहुत बड़ा उन्होंने शहादत दी है इस लड़ाई में। अगर वो नहीं होता तो जर्मनी शायद यूरोप में सबसे बड़ा ताकत तो होता, दुनिया में भी सबसे बड़ा ताकत शायद जर्मनी रहता। और जो हम साम्राज्यवाद विरोधी संग्राम की जो बात करते हैं वो उसका भी शायद हमको काफ़ी पीछे ढकेल देता। तो फैसीबाद का जो शिकस्त है उस पर सोवियत यूनियन की लड़ाई के हिसाब बात तो सभी करते हैं, पर जो मिस कर जाते हैं, जो उनसे छूट जाता है, जानबूझ के छूट जाता है कि न कि सबसे अगुवाई हिस्सा लिया, न कि सबसे ज़्यादा लोग मरे, पर उत्पादन में लड़ाई में भी जो वर्किंग क्लास की खुद की लड़ाई थी, सिर्फ हथियार से लेके लड़ना नहीं, पर जो उत्पादन फैक्ट्रियों में करना था, उस लड़ाई में भी वो जर्मनी को पीछे छोड़ दिए। अंग्रेज़ फ्रेंच को तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ उस लड़ाई में अमेरिका आगे आया अगले दर्जे में। और अमेरिका का मूल लड़ाई यूरोप में ही नहीं था, वो पैसिफिक आइलैंड्स पे जापान और अमेरिका का एक हिसाब से अलग युद्ध चल रहा था, जिसपे वो जापान से मुख्य लड़ाई उनकी हो रही थी, जिसका अभी भी अवशेष मिलता है, क्योंकि जितने आइलैंड्स अमेरिका ने कब्जा कर रखा है पैसिफिक ओशन में, वो जापान से मुक्त किया था, और अभी भी वो कहते हैं कि हमारा है, पर हकीकत है ना जापान का था ना अमेरिका का था, उन्होंने उनको एक हिसाब से कॉलोनी बना लिया है। मैं उस पर ज़्यादा नहीं जा रहा हूँ आज, क्योंकि विक्ट्री का 80 वर्ष की बात है, तो मैं आपको पुराना इतिहास में ही आज क्या कहूँगा लिमिट करना चाहता हूँ। तो उसमें अंग्रेज़ भी लड़े, ये बात भी सही है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, पर अंग्रेज़ जो लड़े वो बेसिकली अपने कॉलोनीज़ को प्रोटेक्ट कैसे करें उसके लिए लड़े। उसकी लड़ाई मुख्यतः रही वेस्ट एशिया में, जहाँ तेल था, नॉर्थ अफ्रीका में, वहाँ भी उनकी कुछ नेचुरल संपदा, तेल भी वहाँ पर अल्जीरिया वगैरह में है, पर वो फ्रांस का था। तो इन सब देखते हुए इनकी लड़ाई मुख्यतः अपने कॉलोनीज़ बचाने की लड़ाई थी, और यूरोप में वो चाहते थे कि लड़ाई जर्मनी और रूस के बीच में हो, और इसमें एक दूसरे को ख़त्म कर दे, तब आके हम उस पर हुकूमत कायम करेंगे। तो उनका ये जो रवैया था, ये तब लगातार यही रवैया वो बनाए रखे, जब स्टालिन उनको बहुत बार कहा कि आप सेकेंड फ्रंट क्यों नहीं खोलते हो, आप यूरोप में जर्मनी काफ़ी कमज़ोर हो चुका है, तो आप सेकेंड फ्रंट क्यों नहीं खोलते हो, अमेरिका आपके साथ है, आप लोग वहाँ सेकेंड फ्रंट खोलोगे तो हमारे ऊपर जो प्रेशर है, करीब करीब उस वक्त 80% जर्मन आर्मी रूस के खिलाफ लड़ रहा था, वो प्रेशर कम होगा। अंग्रेज़ क्या कर रहे थे, खैर अंग्रेज़ की आर्मी तो आधी इंडियन आर्मी थी, तो वो लड़ाई उन्होंने नॉर्थ अफ्रीका में कर रहे थे, रोबेल के खिलाफ। बहुत किस्से हैं उनकी, रोबेल के खिलाफ हमने बहुत लड़ा। कहाँ लड़ा? नॉर्थ अफ्रीका में। क्यों? वहाँ पर ब्रिटिश कॉलोनीज थे, जर्मनी उसको कब्जा कर लेगा तो ब्रिटेन के नुकसान होगा। तो बहुत बड़ा लड़ाई उन्होंने जो लड़ा वो तो अपने कॉलोनीज बचाने के लिए लड़ा था। और दूसरे जगहों पे वो चाहते थे, यूरोप में वो चाहते थे कि वही लड़ाई लड़े रशिया। साउथ ईस्ट एशिया में क्या हुआ था, अंग्रेज़ जापान से मुकाबला नहीं कर पाए, वो तो 80,000 इंडियन सोल्जर्स को वो सिंगापुर में जापान के हाथ पे समर्पण कर दिया और वहाँ से रातों रात भाग गए थे। जितने अंग्रेज़ सोल्जर्स थे, ऑफिसर्स थे,
इंडियन सोल्जर्स को जापानी हाथ में छोड़ के भाग गए थे। बहुत बड़ा उनका सिंगापुर का जो डिफीट है, सिंगापुर में जो शिकस्त उनका हुआ था, इसीलिए हुआ था। और वही सोल्जर जो थे बाद में आज़ाद हिंद फौज में कायम घुसे बने उनका, और कहा कि अंग्रेज़ हमको छोड़ के भाग गए हैं तो हम हिंदुस्तान को आज़ाद करना चाहते हैं। इनके हाथ में सुभाष चंद्र बोस के आईएनए जो है उससे बना था। 80,000 सोल्जर्स जो छोड़ के ये भाग गए थे, इसलिए तो वो लड़ाई बर्मा तक हुई। बर्मा में नॉर्थ ईस्ट में ये आए थे, वहाँ पर आज़ाद हिंद फौज को रोक दिया था, हालांकि जापान के साथ वो थे, तो सही बात है। पर अंग्रेज़ की लड़ाई की अगर आप देखें तो सेकंड फ्रंट न खोलने के पीछे वजह यही था कि यूरोप में ये रशिया और जर्मनी एक दूसरे को ख़त्म कर दे, इसके बाद हम आके बंदर बांट करेंगे। दिक्कत इनके लिए ये पड़ा कि रूस की जब लड़ाई में वो आगे बढ़ना शुरू हुए तो जर्मनी बहुत पीछे बहुत तेज़ी से जर्मनी को उन्होंने यूरोप में पीछे कर रहे थे। तब लगा कि अगर हम अभी नहीं इंटरवीन किए तो रूस पूरा कॉन्टिनेंट को पूरा ही कैप्चर कर लेगा जर्मनी से। तब उन्होंने सेकेंड फ्रंट, पहले तो इटली में किया था, पर सेकेंड फ्रंट उन्होंने नॉर्मंडी में जो किया था तब किया था। पर उस फ्रंट में उस वक्त लड़ाई करने के लिए जर्मन्स के जो इंजर्ड हो गए थे, थोड़ा सा रिकवर करे हैं, बूढ़े लोग थे, उनको भेजा गया था। और उसकी हवाई जहाज़ कहीं करीब ना के बराबर था उसको रोकने के लिए, क्योंकि जर्मनी की तभी भी पूरी ताकत ईस्टर्न फ्रंट में थी और रूस का सामना करने में थी। तो यह चीज़ें जो है इतिहास में शोध करेंगे मिल जाएगा। पर अगर आंकड़े नहीं देखेंगे, ये नहीं देखेंगे कि कौन क्या कहाँ किया कब किया, तब लगेगा जिस तरह से पेश किया जाता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर अमेरिका इंग्लैंड ने जीता और रूस लड़ाई की बहुत जर्मनी के साथ और बहुत हारे, पर फिर आखिर में जीत गए थे क्योंकि सब मिलकर लड़ाई कर रहे थे। हकीकत है कि 4/5 इसकी लड़ाई की जो हिस्सा है वो रूस ने सिर्फ लड़ा ये नहीं, पर वो रूस की टेरिटरी पे हुआ है, उसके ही देश के अंदर हुआ है, क्योंकि जर्मनी घुस आए थे। जैसे मैंने कहा कि बॉर्डर से लेकर आप काफ़ी आगे आए, मॉस्को लेनिनग्राड तक आ गए थे। मैं और एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, जिससे मैं ख़त्म करूँगा, कि बहुत लोग कहते हैं कि रूस गद्दारी की और जर्मनी के साथ संधि कर ली थी 39 में, और रिबेनट्रॉप मोलोटोव पैक्ट जो है, और इसीलिए 2 साल रूस जर्मनी से लड़ाई नहीं की। हकीकत है, पर जो नहीं बताते क्या है कि रूस ने लगातार, सोवियत यूनियन ने लगातार इंग्लैंड और फ्रांस का, ख़ास तौर चेकोस्लोवाकिया का जब उन्होंने सौंप दिया जर्मनी को एक तरफ से, वो फेमस जो है जर्मन इंग्लिश प्राइम मिनिस्टर जो आके हाथ खड़े करके सब कुछ सौंप के चले गए थे चेकोस्लोवाकिया को, तो उसके बाद लगातार रूस ने फ्रांस को, इंग्लैंड को कहा कि आप आइए, हम एक एग्रीमेंट करते हैं, जर्मनी को हम तीनों मिल के लड़ेंगे। क्योंकि उस वक्त यूरोपियन मिलिट्री पावर फ्रांस, इंग्लिश थे और जर्मनी थी, और सोवियत यूनियन उभर रही थी। तो कहा कि इनको रोकना अगर है, जर्मनी को नाज़ी है, ख़तरनाक है, इनको अगर रोकना है तो हमें तीनों को मिल के करना पड़ेगा, और हम एक डिफेंस एग्रीमेंट करते हैं। तो 2 साल 36-37 से लेकर 3 साल के लगभग 3 साल जो है, ये क्यों ये एग्रीमेंट नहीं हुआ? लगातार बातचीत चलती रही। बातचीत यहाँ तक थी कि
जब भी बातचीत कहीं पहुंचती थी तो जो टीम नेगोशिएट करता है वो कहता था कि हमें कैपिटल में जाके पूछना पड़ेगा, इसके बाद इसको आगे ले जा सकते हैं। तो 2 साल 2.5 साल लगातार ये चर्चा चलता रहा। और जब रिबेनट्रॉप मोलोटोव पैक्ट साइन हो रहा था, उसके पहले भी इंग्लिश और फ्रेंच डेलीगेशन मॉस्को में शामिल थी, आए थे वहाँ पर। तो उसने, मोलोटोव फॉरेन मिनिस्टर थे, उन्होंने पूछा कि आपके पास कोई दस्तखत करने की अधिकार है क्या, कि कोई भी ट्रीटी हम करें, डिस्कस कर रहे हैं हम इतने दिन से, तो आप इस ट्रीटी पे दस्तखत कर पाएंगे कहाँ, क्या? उन्होंने कहा नहीं, हमें वापस जाना पड़ेगा। और कैसे जाएंगे? जैसे आए थे। वो हवाई जहाज़ में नहीं आए थे, जहाज़ में आए थे। 40 दिन उनको आने में भी लग गया था, और जाने में और 40 दिन लगता। तब मोलोटोव ने कहा कि ठीक है, आप लोगों का इरादा साफ है कि आप कोई ऐसे एग्रीमेंट करना नहीं चाहते हो, तो हमको क्या करना है हम जानते हैं। आप तो क्या मकसद इसके पीछे क्या था कि जर्मनी और रूस लड़ेगी और हम इसके बाद जो है उसमें आएंगे। तो उनका साफ मकसद यही था कि इन दोनों को लड़ाए और हम इसके बाद दुनिया में, यूरोप में कम से कम सबसे बड़ा ताकत बन के निकलेंगे। और इन्होंने इसीलिए, ये भी इनका समझ था कि जर्मनी रूस से बेहतर है, तो रूस के साथ अगर लड़ाई होती है जर्मनी की, तो हम जर्मनी को मदद करने के लिए भी तैयार हैं। उनका प्रॉब्लम जो था कि धीरे धीरे ओपिनियन जर्मनी के बारे में ख़राब होते जा रहा था। और जब पोलैंड का अटैक किया था, इन्होंने जंग डिक्लेयर किया जर्मनी के खिलाफ, पर पोलैंड से उनका कोई बॉर्डर नहीं था, किसी तरीके से पोलैंड को मदद नहीं कर सकते थे। और उस वक्त रूस जो पोलैंड का आधा हिस्सा लिया था, इसीलिए कि उनको मालूम था कि लड़ाई हमारे खिलाफ होना है, तो जितना दूर वो हो हमारे बॉर्डर से, यही हमारे लिए ठीक है। पर ये चीज़ अभी भी लोग कहते हैं कि गद्दारी की थी रूस ने। सही है, चलो मान लेते, गद्दारी की थी, जर्मनी से एक संधि कर ली थी, अपॉर्चुनिज्म था, जो भी कहना चाहे कर ले। पर इसका कोई जवाब नहीं है कि 2 साल तक रूस आपको पूछता रहा, उसके आर्काइव से पब्लिक है, कि आप हमारे साथ एग्रीमेंट करिए, जर्मनी ख़तरनाक है, हम एक मिलिट्री एग्रीमेंट करते हैं, जो भी अटैक करेगा, जिस पर भी अटैक होगा, तीनों हम साथ शामिल होंगे। क्यों 2 साल तक वो बातचीत आगे नहीं बढ़ी? एक नंबर। दूसरी नंबर ये है कि जब लड़ाई हुआ था, शुरुआत हुआ पोलैंड पे, पोलैंड के ऊपर जंग डिक्लेयर हो गया। 10 महीना तक कोई जंग नहीं हुआ, दोनों तरफ से करीब करीब जंग का कोई निशान नहीं था, जिसको इतिहास में फोनी वार कहते हैं। फोनी वार मतलब दिखावी लड़ाई है। पर ऐसा नहीं कि दोनों तैयार नहीं हो रहे थे कि जंग होगा तो उसके लिए तैयार नहीं हो रहे थे, ये भी सही है। पर तभी भी इनका आशा यही था कि रूस के साथ संबंध बिगड़ जाएंगे तो रूस पर अटैक होगा, जर्मनी रूस से लड़ाई करेगा, तो हम फिर मजा ले सकते हैं था। पर रूस का पहले हिटलर ने सोचा कि फ्रांस कमज़ोर है, तो उसने फ्रांस पर अटैक किया। वो भी अब देखेंगे मैप खोल के, तो डच ये सब जगहों से पार होके मैजिनो लाइन एक बहुत बड़ा उन्होंने डिफेंस में बनाया था, उसको बाईपास करके यूरोप के दूसरे देशों को शिकस्त देके उससे जाके मैजिनो लाइन के पीछे चले गए। और उसके बाद फ्रांस करीब 30, 35, 40 दिन में फ्रांस का, एक हिसाब से फ्रांस का पूरा पतन हो गया। द गॉल बाहर से लड़ रहे थे, पर फ्रांस इसके बाद लड़ाई के बाहर हो गया था। सिर्फ इंग्लैंड बचा था जो कि इस लड़ाई के वहाँ पर कर रहा था। और इसके बाद जर्मनी ने सोवियत यूनियन पे 41 में अटैक किया, फ्रांस को हराया। इसके बाद पूरी ताकत सोवियत यूनियन के खिलाफ उसने लड़ाई शुरू की। जापान उसका साथ लड़ाई था, रूस के साथ भी लड़ाई नहीं था जापान का, उस वक्त पहले लड़ाई हो चुका था।
पर जापान ने अमेरिका पर हमला करके अमेरिका भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में वो शरीक बना दिया। नहीं तो जापान अगर ये नहीं करता तो अमेरिका समर्थन करने के लिए तैयार थे, पर लड़ाई में डायरेक्टली नहीं आते और शायद तब भी इतिहास अलग हो सकता था। पर हमारे लिए, सबके लिए अच्छा है कि जापान ने सोचा अमेरिका पे बमबारी करें, अमेरिका से वो कुछ जो आइलैंड्स वहाँ की है उन सब जगहों की कैप्चर करना चाहते और पैसिफिक ओशन में पूरा उनके अपना दबदबा रहे, ये वो चाहते थे। और उसमें साउथ ईस्ट एशिया वो तो कैप्चर उनकी ट्रूप्स कर ही लिया था, तो उनका वो था समझ। इसके पहले एक इतिहास सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जो लोग जानते नहीं हैं, वाकिफ़ नहीं है, वो है चीन के साथ। जापान चीन पर अटैक जो किया था 1933 में, 1933 से चीन के खिलाफ उनकी लड़ाई चल रही थी और वो भी जिस तरह से चल रही थी उसका वर्णन इतिहास में है, पर हम लोग ज़्यादा जानते नहीं, उससे वाकिफ़ नहीं है। तो जैसे जर्मन जेनोसाइडल अटैक था जिसपे वो इन्फीरियर रेसेस, जो वो नस्ल जो ऐसे नस्ल है जिनको वो अपने मुकाबले में कम समझते थे, उनको मारने में उनको कोई हिचक नहीं थी। जापान भी वही समझ से चीनियों को, दूसरों को, हम लोगों को भी वो समझता थी कि उसके मुकाबले में नहीं है और उनको नरसंहार करने में उनका कोई द्विधा नहीं था। तो जापान का जो कॉलोनियल इतिहास है, चाहे वो चीन के शहरों पर अटैक का, बड़े पैमाने में नानकिंग में बड़े पैमाने में मैसेकर्स करना, और उसके साथ साथ साउथ ईस्ट एशिया में जो उन्होंने किया और ईस्ट एशिया में जो किया, वो इतिहास लोग भूले नहीं हैं। आज भी जापान और कोरिया के बीच में जो टेंशन रहता है, क्योंकि कोरिया को जिस तरह से इन्होंने तहस नहस कर दी थी, लोगों की कत्लेआम करी थी और भी जघन्य चीज़ें की थी, और उसके साथ साथ चीन में भी जो उन्होंने की थी, लोग भूले नहीं है। और वही चीज़ साउथ ईस्ट एशिया में भी उन्होंने की थी। और उसकी लड़ाई में, क्योंकि वियतनामी वहाँ पर लड़ाई बहुत बहादुरी से किए थे, पहले जापानियों के खिलाफ, इसके बाद फ्रांस के खिलाफ, इसके बाद अमेरिका के खिलाफ, पर उस लड़ाई की शुरुआत है जापान के खिलाफ लड़ाई में। तो ये इतिहास जंग में सेकेंड वर्ल्ड वॉर का काफ़ी पीछे चला जाता है, क्योंकि यूरोप इस चीज़ को याद नहीं करना चाहता है। हम याद करते हैं क्योंकि ये लड़ाई हमारे बहुत करीब की लड़ाई थी, पर वो याद नहीं करना चाहते क्योंकि उनके लिए दुनिया यूरोप और अमेरिका ही है, और वो दुनिया आज भी उनके लिए वही वो सोचते हैं। हालांकि दुनिया बदल रही है, और उस बदलाव जो है वो 200-300 साल की कॉलोनियल इतिहास के बाद ये बदलाव हम देखने को मिल रहा है। उसका शुरुआत एक हिसाब से सेकेंड वर्ल्ड वॉर से होता है, जब चीन और रूस दोनों मुल्क समाजवादी मुल्क बन के निकलते हैं, और उसके साथ साथ डीकॉलोनाइजेशन, दुनिया की कॉलोनीज़ के खिलाफ जो संघर्ष है वो आगे बढ़ता है। हमारे यहाँ 47 में हमारी आज़ादी हुई, पर इसके साथ साथ दूसरे मुल्कों में भी कॉलोनियलिज्म के खिलाफ जो संघर्ष था वो काफ़ी आगे बढ़ा। एक हिसाब से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद रूस को आगे निकलना, चीन का आगे निकलना, और उसके बाद भारतवर्ष का आज़ादी हासिल करना, इस सब के वजह से दुनिया में एक बहुत बड़ा बदलाव जो हुआ है वो देखने को मिल रहा है, जिसका ट्रंप आखिरी वक्त का क्या कहेंगे राजा है। उनके साम्राज्य ख़त्म हो रहा है, अब वो कैसे उसको बचाए उसकी कोशिश में है। पर शुरुआत इसके सेकेंड वर्ल्ड वॉर की जर्मनी की शिकस्त से हुई थी, क्योंकि पहले बार एक सोशलिस्ट मुल्क दिखा दिया कि सिर्फ लड़ाई में नहीं, सिर्फ जंग में नहीं, उत्पादन में भी वो पूंजीवादी मुल्कों से आगे जा सकता है। और वही उसकी सेकेंड वर्ल्ड वॉर का सबसे बड़ा देन था कि सोवियत यूनियन दूसरे जो मुल्क थे, कॉलोनीज थे, उनके लिए एक क्या कहेंगे, एक पाथ ब्रेकिंग उनको दिशा दिखाया कि हम
अगर इस तरह से अपना इंडस्ट्रीज़ को बनाए, सोवियत यूनियन ने इंडस्ट्रीज़ को 20-25 साल में बनाया था, इसके पहले ज़ार के अमल में वक्त पे ऐसे इंडस्ट्रीज थी नहीं। पूरा इंडस्ट्रियलाइजेशन क्रांति के बाद ही हुआ था। ये अगर 20-25-30 साल में प्लानिंग के ज़रिए कर सकते हैं तो ये हम भी कर सकते हैं। और इसीलिए सोवियत यूनियन का सेकेंड वर्ल्ड वॉर का इतिहास सिर्फ वर्ल्ड वॉर के इतिहास नहीं, यूरोपीय गृह महायुद्ध के इतिहास नहीं, दुनिया के इतिहास में भी एक बहुत बड़ा, हमारे लिए एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है। तो मैं इसी बात पे मैं अपना बात ख़त्म करूँगा। करीब करीब मैं 50 मिनट या 45 मिनट बोल चुका हूँ, तो मैं यही इस चीज़ को ख़त्म कर सकता हूँ। कोई सवाल अगर होगा तो कैसे उसको डालेंगे मुझे मालूम नहीं है, पूछ ले कोई तो आवाज़ आ जाएगी तो हम जवाब देने की कोशिश करेंगे।